वेलकम बैक। वी वर स्टडिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर का ओवरव्यू, कॉस्ट और कैपिटल वर्ड का मतलब समझा था। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एंड लेट्स स्टार्ट विथ कॉस्ट ऑफ डेट। So, if you've borrowed money in the form of debt, you have to pay a fixed interest and that is the cost of capital. अगर आपने किसी से घर बोरो किया है या ऑफिस बोरो किया है तो आप उसे रेंट पे करते हैं। दिस रेंट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आपने किसी से पैसे बोरो किए हैं तो उसके ऊपर भी एक तरह का रेंट पे करते हैं जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। सो दिस इंटरेस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मनी। तो ये है कॉस्ट ऑफ डेट। We have to pay fixed interest and that is the cost of debt. That is the cost of capital अगर capital debt के फॉर्म में है तो क्या 2 मिनट में cost of debt कंप्लीट हो गया? नहीं, इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। लेट्स अंडरस्टैंड, बट बिफोर दैट डिबेंचर किसे कहते हैं? आई एम श्योर यू नो दिस बट जस्ट इन केस यू डोंट। तो जब हम पैसे बोरो करते हैं नॉर्मली किसी पर्सन से या बैंक से, लेकिन बड़ी कंपनीज को जब बहुत लार्ज क्वांटिटी में लोन की जरूरत होती है तो वो पब्लिक से भी बोरो कर सकती है। वो इस बहुत बड़े लोन को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देती है सो दैट ईच पीस इज वेरी स्मॉल और फिर पब्लिक से फंड रेज करती है। तो कंपनी क्या करती है, बहुत बड़ा लोन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईच पार्ट इज कॉल्ड वन डिबेंचर दैट इज इशूड टू द पब्लिक और बदले में पब्लिक से उन्हें पैसे मिल जाते हैं। दिस इज लाइक एनी अदर लोन। तो डिबेंचर के ऊपर लोन की ही तरह एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है टू द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो अब लेट्स गो टू द कैलकुलेशन पार्ट कि कॉस्ट ऑफ एनी डेट या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कैसे होता है। तो मैंने आपको बोला कि कॉस्ट ऑफ डेट इज सिंपली द इंटरेस्ट। जो फिक्स्ड इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वही डेट है। ये फॉर्मूला है, KD इज कॉस्ट ऑफ डेट, R इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 1 माइनस टी क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो ये 1 माइनस टी फॉर्मूला में कहां से आ गया ये मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। T इज नथिंग बट द टैक्स रेट। तो अब ये कॉस्ट ऑफ डेट की फॉर्मूला में टैक्स कहां से घुस गया बीच में, ये समझते हैं। लेट्स से आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपने उसको पूरी तरह इक्विटी से फंड किया। आपके पास पैसे थे, आपको बोरो नहीं करने पड़े। तो आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपका रेवेन्यू हुआ 100। कुछ सामान बनाकर आपने बेचा, उस सामान को बनाने का, बिजनेस को चलाने का टोटल एक्सपेंस वो 60 रुपीज। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड, बिजनेस चलाने से रिलेटेड, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह सारे खर्चे निकालने के बाद आपके पास 40 रुपए का प्रॉफिट बचा। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे पैसे आपके लगे हुए हैं, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 40 रुपीज। अगर आपकी टैक्स रेट 20% है तो इसके ऊपर टैक्स बनेगा 8 रुपए और आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32 रुपीज। This is the profit that is available for shareholders. Okay. Now, let us see अगर यही exactly same business हम करते लेकिन इक्विटी की जगह फाइनेंसिंग डेट से करते, मतलब कैपिटल डेट के फॉर्म में होती, डिबेंचर या कोई भी लोन के फॉर्म में होती, तो क्या होता? तो ये आपका इक्विटी वाला केस है और ये वाला जो केस है ये लोन या डेट या डिबेंचर। तो वही सेम बिजनेस है पर पूरे के पूरे पैसे लोन के हैं। अब पैसे लोन के हो या इक्विटी के हो, उससे बिजनेस को क्या फर्क पड़ता है? सेल जितनी होनी थी उतनी हुई, एक्सपेंसेस जितने लगने थे उतने ही हुए, तो यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक इसके कारण कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यहां पर इस केस में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो एक और एक्सपेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय इट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस, मतलब आप अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को भी रिड्यूस कर दीजिए, फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पे ही टैक्स देना होता है। इक्विटी के केस में
ये जो 32 रुपए 32 रुपीज प्रॉफिट बचा, ये पूरा का पूरा आप डिविडेंड बना के अगर शेयर होल्डर्स को दे दें तो भी दिस इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस, पर इंटरेस्ट पेमेंट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। तो यहां पर हम लेट्स से आपका 10 रुपीज इंटरेस्ट है, 10% का लोन है, तो 10 रुपीज माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है 30। इसके ऊपर टैक्स पेमेंट आप करेंगे एट द रेट ऑफ 20%, सो टैक्स इज 6 रुपीज और आपके पास बचेंगे 24 रुपीज। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, अगर आप लोन यूज करते हैं तो आपका एक खर्च बढ़ गया बाय 10 रुपीज, यू हैव टू पे नाउ इंटरेस्ट ऑल्सो, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ गया 10 रुपए से, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया बाय 10 रुपीज, देयरफॉर आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इस 10 रुपए पे तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ऑल्दो आपका एक एक्सपेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसके ऊपर कुछ टैक्स की सेविंग हो गई। कितनी सेविंग हो गई? जितना एक्सपेंस था दैट इनटू दिस टैक्स रेट ऑफ 20%। देखिए 2 रुपए का फर्क है ना, पहले टैक्स लग रहा था 8 रुपए, अब टैक्स लग रहा है 6 रुपए, तो 2 रुपए की सेविंग हो गई यहाँ पे। दैट 2 रुपीज इज नथिंग बट 20% ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो चलिए एक बार वापस से फॉर्मूला देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट KD इज इक्वल टू जो इंटरेस्ट आपने दिया R माइनस इंटरेस्ट देने के कारण जितनी टैक्स की सेविंग हुई, क्योंकि ये पैसे तो आपके वैसे भी लगने थे, ये लोन के कारण तो है नहीं। अगर आप लोन नहीं भी लेते तो ये 2 रुपए तो आपको टैक्स के फॉर्म में देने ही पड़ते, तो ये आपका रियल में लोन लेने के कारण एक्सपेंस बढ़ा नहीं है। तो R माइनस R इंटू टी। अब सिंपल अलजेब्रा, अगर ब्रैकेट करके R को बाहर ले जाएं, कॉमन ले लें R को, तो KD इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी। इस केस में जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो 10% इंटू 1 माइनस 20%, मतलब 10% इंटू 0.8, therefore cost of debt is 8%, not 10%. Okay, so this is how cost of debt is calculated in simple cases. डिबेंचर के केस में कई बार डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। उन केसेस में कॉस्ट ऑफ डेट इन केस ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।